एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीट क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में। गेहूं की फसल की खेती कैसे की जाती है। राइस के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी की जाती है गेहूं, और ये सेकेंड स्टेबल फ्रूट क्रॉप है। चलिए बात करते हैं इसके कल्टीवेशन के बारे में। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है वीट, और बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिगम स्पेसीज। फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है इसकी ग्रेमनिया पोएसी। कॉमन नेम हो गया वीट, बॉटनिकल नेम ट्रिटिगम स्पेसीज, फैमिली हो गई ग्रेमनिया पोएसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं 2n=42। वीट क्रॉप इज हेक्साप्लॉइड एंड डेवलप्ड बाई यूजिंग आउटक्रॉसिंग। वीट क्रॉप कैसी है? एक हेक्साप्लॉइड क्रॉप है, और ये किसके द्वारा डेवलप हुई है? आउट क्रॉसिंग को यूज़ करके। इन इंडिया इट इज़ सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेबल फूड क्रॉप। गेहूँ जो चावल के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। C3 लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मीन्स होता है इन प्लांट्स को मैच्योरिटी के टाइम ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जर्मिनेशन टाइप होता है इसमें हाइपोजियल। द फ्लावर पोर्शन ऑफ वीट इज नोन एज, जो फ्लावर पार्ट होता है वीट का उसको किस नाम से जाना जाता है? हेड, ईयर या स्पाइक। जो फूल वाला पार्ट होता है गेहूं का उसको हेड, ईयर या स्पाइक बोलते हैं। इसका फ्रूट टाइप कौन सा होता है? होता है कैरियोप्सिस। टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन इज अबाउट 40 ग्राम। जो टेस्ट वेट होता है गेहूं का वो होता है 40 ग्राम। टेस्ट वेट का मीन्स होता है किसी भी क्रॉप के 1000 दानों का वजन। ठीक है। और अगर 100 दानों का वजन आप ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे सीड इंडेक्स। वाइल टेस्ट वेट ऑफ फेलरिस माइनर इज ओनली 2 ग्राम। जो फेलरिस माइनर होता है एक वीड होता है जो मोस्टली रबी सीजन में और गेहूं और बार्ली में देखा जाता है। इसका जो टेस्ट वेट होता है वो केवल 2 ग्राम होता है। प्रोटीन कंटेंट इन वीट इज 10 to 11% ग्लूटीन। मतलब इसमें ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है? 10 to 11%। हार्वेस्ट इंडेक्स रेशियो इसका कितना होता है? वो होता है 40 to 45%। मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट इज 85। इसका जो जर्मिनेशन परसेंट होता है गेहूं का वो 85 होता है। मतलब अगर आप 100 सीड डाल रहे हैं अपने फील्ड में जर्मिनेशन के लिए तो उनमें से केवल 85 ही प्लांट जर्मिनेट होंगे। ड्वार्फ जीन इंट्रोड्यूस्ड इन वीट टू डेवलप ड्वार्फ वीट इज नोरिन। जो बौनी किस्म के गेहूं बनाने के लिए जो जीन यूज़ किया गया था वो कौन सा था? नोरिन। नोरिन 10 किसका सोर्स होता है? ड्वार्फ जीन। वीट में ड्वार्फ जीन का सोर्स है, मतलब प्लांट में ड्वार्फिंग लाने के लिए नोरिन RH-T। इसका मीन्स क्या है? रिड्यूस्ड हाइट RH-T1 एंड RH-T2, जो कि ड्वार्फिंग जीन है। ग्रेन और स्ट्रो रेशियो इन मैक्सिकन वीट। पहले मैक्सिकन वीट में कितना ग्रेन और स्ट्रो रेशियो होता था? अगर एक वीट ग्रेन है तो उसमें भूसा कितना होगा? 1.5। लेकिन जो न्यू प्लांट टाइप ऑफ सीरियल्स, तो उनमें कितना है? 1:1। मतलब अगर एक वीट ग्रेन है तो उसमें स्ट्रॉ भी एक ही होगा, मतलब आधा वीट और आधा भूसा। वीट क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो फर्स्ट है डिप्लॉयड 2n=14। इसमें किसको रखा गया है? ट्रिटिगम बायोटिकम और ट्रिटिगम मोनोकोकम को। टेट्राप्लॉयड में 2n=28। इसमें रखा गया है ट्रिटिगम डाइकोकम को जो ईमर वीट होता है, और ट्रिटिगम ड्यूरम को जिसे मैक्रोनी वीट के नाम से जानते हैं। तीसरा है हेक्सोप्लाइड। इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। 2n=42। इसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 42। इसकी कौन कौन सी किस्म है? इसमें ट्रिटिगम एस्टिवम जिसे ब्रेड वीट या मैक्सिकन ड्वार्फ स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, और एक है ट्रिटिगम स्पेरोकोकम जिसको इंडियन ड्वार्फ स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है भारत में जो हेक्साप्लॉइड की जाती है, ट्रिटिगम एस्टिवम की जाती है, और इसमें ग्लूटिन पाने के कारण ग्लूटिन पाई जाती है गेहूं में, तो इसीलिए इसको बेकरी प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर इसकी स्पेसीज़ की बात करें कि कौन सी स्पेसीज़ भारत में उगाई जाती है, तो देखो कॉमन ब्रेड वीट जिसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिटिगम एस्टिवम, और भारत में सबसे ज़्यादा इसे उगाया जाता है। सेकंड है ईमर वीट जिसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिगम डाइकोकम, और ये किसके लिए सूटेबल रहता है? साउथ इंडिया डिश होती है एक उपमम, उसके लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडियन ड्वार्फ वीट इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिगम स्पेरोकोकम, इसकी खेती इतनी ज़्यादा नहीं की जाती। और चौथा है मैक्रोनी वीट।
मैक्रोनी वीट का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। और बेस्ट वीट फॉर ड्रॉट कंडीशन और अंडर रेस्ट्रिकेटेड इरिगेशन कंडीशन, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है और ड्रॉट एरिया है जहाँ सूखे की संभावना रहती है, उन क्षेत्रों के लिए ये गेहूं की स्पीसीज काफ़ी यूज़फुल है, वहाँ उनको ग्रो किया जा सकता है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो वीट इज़ अ रबी सीजन क्रॉप, इसको रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड, इसकी जब वानस्पतिक ग्रोथ होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है, उसके लिए ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। वार्म एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन, जब इसमें ग्रेन फॉर्मेशन होता है, जब दाना बनना होता है, तब इसमें उसके लिए वार्म, गर्म और ड्राई वेदर की आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर इसके लिए कितना होना चाहिए, 4.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्टिमम की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कैसी अच्छी रहती है, सॉइल विद द क्ले लोम और लोम टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडल फॉर वीट कल्टीवेशन। मतलब क्ले लोम और लोम टेक्सचर अच्छी रहती है और इसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और जल धारण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए सॉइल का, वो होना चाहिए 6 से 7.5 तक। सीड रेट की बात करें, सोइंग इन द फरो बिहाइंड द प्लो, हल्के पीछे अगर आप फरो में सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए 90 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग मेथड के लिए 150 kg 150 किलोग्राम। बाई सीड ड्रिल, अगर सीड ड्रिल के द्वारा सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डिबलर के द्वारा ग्रो कर रहे हो तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। लेट सोइंग है, किसी कारणवश अगर सॉइल जैसे पानी भर गया, ड्रेनेज नहीं हो पाया, उधर जल निकास नहीं कर पाए, या कोई और सिचुएशन हो सकती है, तो लेट सोइंग है तो उसके लिए 125 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर टाइमली सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए 100 kg पर हेक्टेयर। ड्वार्फ वैरायटी है उसके लिए भी 100 kg पर हेक्टेयर। इंडिजीनियस लॉन्ग ग्रोइंग वैरायटी है उसके लिए 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और FIRBS फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम के द्वारा कर रहे हैं तो 75 kg पर हेक्टेयर। अगर स्पेसिंग की बात करें तो ये स्पेसिंग अलग अलग वैरायटी के लिए वेरी करती है, अलग अलग होती है, और जिन वैरायटीज़ में टिलर ज़्यादा पाए जाते हैं उनके लिए स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है। हालांकि इसकी जो नॉर्मल स्पेसिंग है वो होती है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल स्पेसिंग है, इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको डिवाइड करके बात करें तो इरीगेटेड वीट है उसके लिए चाहिए 22.5 सेंटीमीटर या 8 to 18 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट्स। रेनफीड वीट के लिए कितनी चाहिए, 25 to 30 सेंटीमीटर इंटू 5 to 6 सेंटीमीटर। लेट सोन के लिए कितनी चाहिए, 50 to 16 सेंटीमीटर। ये रो टू रोट और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। डेप्थ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ, जो डेप्थ है गहराई होती है वो एडर रहती है वीट सोइंग के लिए। और अगर ड्वार्फ वैराइटीज़ है तो उसके लिए 5 to 6 सेंटीमीटर, बिकॉज इनमें जो कॉलेप्टाइल होता है वो शॉर्ट पाया जाता है। और जो सीडिंग डेप्थ हो अगर हम 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं तो उसका रिजल्ट ये रहता है कि हमारा जो जर्मिनेशन है, जो प्लांट हैं वो कम उगते हैं, कम जर्मिनेट होते हैं, और जो ईल्ड है वो भी हमें कम प्राप्त होती है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, तो जो FYM है उसकी जो फार्म यार्ड मैन्यूर है, जो ऑर्गेनिक मैटर अगर हम अपनी सॉइल में देते हैं तो कितना चाहिए, 10 to 15 टन पर हेक्टेयर। इसको कब डालना चाहिए, इसको सोइंग से 15 to 20 डेज पहले डाल देना चाहिए। और नाइट्रोजन की बात करें तो इरीगेटेड क्रॉप्स के लिए चाहिए 120 to 150 kg और रेनफेड के लिए चाहिए 40 to 60 kg। फॉस्फोरस चाहिए 60 kg और पोटाश चाहिए 40 kg पर हेक्टेयर। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइज़र की तो वो कितनी है, वो है 150 इंटू 60 इंटू 40 NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। क्रिटिकल फेजेस फॉर इरिगेशन, जो क्रिटिकल स्टेज है गेहूं में वाटर की सिंचाई की वो कौन कौन सी है, फर्स्ट है CRI, सेकंड फ्लावरिंग, थर्ड है जॉइंटिंग स्टेज। फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, फर्स्ट है CRI जो कब आती है 20 से 25 दिन बाद, सोइंग के 20 से 25 दिन बाद। सेकंड है फ्लावरिंग स्टेज, ये आती है सोइंग के 85 से 90 दिन बाद। और तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेज है जो है जॉइंटिंग या मिल्किंग स्टेज, जो कब आती है सोइंग के 100 से 105 दिन बाद। और अगर
जो रिकमेंड की गई हैं कि कितनी सिंचाई अवेलेबल होनी चाहिए वीट के लिए हमें अच्छा उत्पादन लेना है, तो वो है 6। फर्स्ट इरिगेशन कब करेंगे? CRI स्टेज पे, ये कब आती है? 21 से 25 दिन बाद। सेकंड इरिगेशन करेंगे लेट जॉइंटिंग स्टेज पे, ये कब आती है? 40 से 45 दिन बाद। थर्ड इरिगेशन करेंगे टिलरिंग स्टेज पे, ये कब आती है? 60 to 65 डेज। और फोर्थ इरिगेशन आती है फ्लावरिंग स्टेज पे, जो 80 से 85 दिन बाद आती है। फिफ्थ इरिगेशन कब करेंगे? मिल्किंग स्टेज पे, जो 100 से 110 दिन बाद। और लास्ट सिंचाई कब करेंगे? डफ स्टेज पे, जो सोएंगे 115 से 120 दिन बाद आती है। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी की देखी जाए तो हमारे पास कितने इरिगेशन अवेलेबल हैं और कितने नंबर देना चाहिए। अगर हमारे पास एक सिंचाई अवेलेबल है कि हम अपनी फील्ड में केवल एक बार सिंचाई कर सकते हैं, तो हम कब करेंगे? CRI स्टेज पे, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे। अगर हमारे पास 2 सिंचाई अवेलेबल हैं तो वो कब करेंगे? फर्स्ट करेंगे CRI स्टेज पे, सेकंड करेंगे लेट जॉइंटिंग स्टेज पे। 3 सिंचाई अवेलेबल हैं तो वो करेंगे CRI स्टेज पे, ब्लूमिंग स्टेज पे और मिल्किंग स्टेज पे। 4 इरिगेशन अवेलेबल ऑन द, अगर 4 सिंचाई अवेलेबल है तो कब करेंगे? CRI, टिलरिंग, लेट टिलरिंग मतलब फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे। 5 सिंचाई अवेलेबल है तो वो CRI पे करेंगे, लेट टिलरिंग स्टेज पे करेंगे, लेट जॉइंटिंग पे करेंगे, फ्लावरिंग स्टेज पर करेंगे और मिल्किंग स्टेज पर करेंगे। और 6 हैं तो वो तो 6 स्टेजेस हैंगे उसकी, तो वो CRI, टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डफी स्टेज पे करेंगे। सोइंग टाइम क्या है वीट का? वो है अक्टूबर टू दिसंबर। अगर टाइमली सोइंग कर रहे हैं तो नवंबर में, और लेट सोइंग कर रहे हैं तो सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर लास्ट में। हालांकि इसको दिसंबर में भी ग्रो कर सकते हैं। सोइंग मेथड की बात करें, जो इसकी बुवाई की विधियां हैं, मेनली 4 विधियां हैं इसकी। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, छिड़काव विधि, जिसमें ये सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें बीजों को छिड़क दिया जाता है सॉइल में। सेकंड है सोइंग इन द फरो बिहाइंड द प्लो, पंक्तियों में प्लो जो हल होता है उसके पीछे बुआई करना। ये 2 तरह का होता है, एक होता है केरा मेथड, सेकंड होता है पोरा। केरा मेथड में क्या होता है, जहाँ मॉइस्चर हाई होता है वहाँ केरा मेथड एडॉप्ट करते हैं, और जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है वहाँ पोरा मेथड अपनाते हैं। तीसरा है सीड ड्रिल, जिन जगहों पे हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, तो वहाँ ये सबसे बेस्ट रहता है। जैसे डॉर वेराइटीज़ का जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा रहता है सीड ड्रिल मेथड। चौथा है डिबलर, जो कि थोड़ा कॉस्टली भी होता है, और किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था? ये साइंटिस्ट के द्वारा। पांचवा है FIRV सिस्टम। इसमें क्या होता है, पानी की बचत करते हैं। जितना इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए होता है उससे आधे पानी की बचत हम कर लेते हैं, और इसको जो रेस्ड बेड होते हैं उन पे इनको ग्रो किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होती है फरो इरीगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम। मॉइस्चर परसेंट की बात करें तो अगर हम स्टोरेज के लिए हमें चाहिए तो हम कितना मॉइस्चर रखेंगे ग्रेन्स में? 10 to 12%। और अगर हार्वेस्टिंग टाइम पे अगर देखा जाए तो ग्रेन में कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 25 to 30 सेंटीमीटर। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? 550 से 650 mm। और कितनी इरीगेशन चाहिए? 6 इरीगेशन। अगर आपके पास पानी अवेलेबल है इतना सिंचाई के लिए तो वहाँ 6 इरीगेशन चाहिए। इन हैवी सॉइल, जो भारी मृदाएं होती हैं, उनके लिए 4 इरीगेशन इनफ होती हैं। और इसका IWCP रेशियो होता है, वो होता है 0.90। अगर खरपतवारों की बात करें तो जो ऑब्जेक्शनल वीट होता है, वीड किसमें? वीट में कौन सा है? वो है कॉन्वोलुलस अर्बेंसिस, जो हिरनखुरी होती है, इसका ऑब्जेक्शनल वीड है। और एसोसिएट वीड कौन सा होता है? वो है फेलरिस माइनर, या मिमक्री वीड भी बोलते हैं जिसको, एविना फटुआ और चीनोपोडियम एल्बम। फेलरिस माइनर गेहूं सा, एविना फटुआ जई और चीनोपोडियम एल्बम। हॉरिबल वीड कौन से होते हैं गेहूं में? वो होता है सोरगम हेल्पेंसिस। और जो सैटेलाइट वीड होते हैं वो होते हैं फेलरिस माइनर और एविना फटुआ। फेलरिस माइनर वीड जो कंट्रोल किया गया था किसके द्वारा? ट्रेवोनल और डोसानेक्स या आइसोप्रोटूरन। कितना चाहिए इसके लिए? 2 kg पर हेक्टेयर, 32 से 35 दिन बाद सोइंग के। और जो डोसानेक्स और आइसोप्रोटूरन है, इसके द्वारा किसको भी कंट्रोल किया जा सकता है? विल्ड ओट को, जो एविना फटुआ होता है उसको भी हम इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। वीट वेराइटीज़, अगर सिंगल जीन डॉर्फ वेराइटीज़ की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? वो है सोनालिका, UP 262, WL 711 और गिरजा। अगर डबल जीन डॉर्फ वेराइटी की बात करें तो वो कौन सी हैं? कल्याण सोना, UP 215, अर्जुन, प्रताप और जनक। ट्रिपल जीन डॉर्फ वेराइटी कौन सी है? जवाहर, ज्योति, हीरा,
मोती, संगम, यूपी 301, यूपी 319। टाइमली टू बी सोन, जो टाइमली सोन की जाती है वो वैरायटी कौन सी है? HD 2967, HD CHW 18, DVW 187, पूसा 3226 या पूसा ग्लोरियस इसका नाम है। अगर लेट सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए साबरमती सनौरा, सनौरा, सोनालिका, सफ़ेद लरमा, यूपी 301, सोनौरा 64, राज 3765, यूपी 2425, यूपी 2338। अगर रेनफेड टाइमली सोन है, जिन स्थानों पर जल की कम आपूर्ति होती है, वहाँ सिंचाई जो वर्षा आधारित फसलें होती हैं, वहाँ अगर टाइमली सोइंग कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा चाहिए? C306, सुजाता, मुक्ता, K8027, HW 2004 और N59। मैक्रोनी वीट ग्रो कर रहे हैं तो जयराज, मेघदूत, मालविका, HD 4530 और बंसी। ब्रेड वीट की बात करें तो कौन कौन सी वैरायटी अच्छी है? C306, C3, K65, K68। और जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल होती हैं उनके लिए कौन सी वैरायटीज ठीक रहती हैं? लोकमन, राज 377, KRL 124 और PVW 19। कुछ मेजर डिजीज़ की बात करें जो गेहूं में लगती हैं तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है ब्लैक और स्टेम रस्ट। ये किसके द्वारा लगती है? पक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रेटिसाई। गेहूं में 3 तरह की रस्ट लगती हैं, ब्लैक, ब्राउन और येलो। ब्लैक को स्टेम रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके द्वारा लगती है? पक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रेटिसाई। और ब्राउन जो रस्ट होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? लीफ रस्ट के नाम से। ये पैथोजन क्या है इसका? पक्सीनिया ट्रिटिसाइना या पक्सीनिया रिकॉन्डिएटा। और येलो स्ट्रिप होती है उसको स्ट्रिप रस्ट के नाम से जाना जाता है और ये इसका पैथोजन कौन है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। लूज स्मट, ये किसके द्वारा लगता है? अस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई। कर्नाल वन डिजीज नेवोसिया इंडिका के द्वारा। हिलवंड और स्टिंगिंग स्मट किसके द्वारा? टिलेटिया कैराइस या टिलेटिया फोइटेडा के द्वारा। जो फ्लैग स्मट डिजीज है वो किसके द्वारा होता है? यूरोसाइटिस ट्रिटिसाई के द्वारा। टुंडू और येलो ईयर रोट, जो कि बैक्टीरिया और निमेटोड दोनों मिलकर इस डिजीज को करते हैं। तो बैक्टीरिया कौन सा चाहिए होता है इसके लिए? एंगुनिया ट्रिटिसाई। और जो बैक्टीरिया चाहिए वो चाहिए कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई। और जो निमोटोड होता है वो होता है एंगुइनिया ट्रिटिसाई। मोलिया डिजीज किसके द्वारा होता है? हेटेरोडेरा एविना के द्वारा, जो निमोटेड करते हैं डिजीज को। ईयर कोकल ऑफ वीट एंगुइनिया ट्रिटिसाई के द्वारा। पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है? इरिसाइफी ग्रेमनीस वैरायटी ट्रिटिसाई। और जो ब्लैड डिजीज है जो फंगल के द्वारा होता है वो होता है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। ट्रीटमेंट, रस्ट के लिए ट्रीटमेंट रस्ट अपना काफ़ी इफेक्ट दिखाती है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? उपचार, ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैरायटी उगानी चाहिए। जैसे UP 115 है, HD 204 है, W17 है, प्रताप है। और अगर टाइमली सोइंग करें तो तभी इसको कंट्रोल में लिया जा सकता है। जैसे डू नॉट इरिगेट मोर एंड गिव लेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है और जो नाइट्रोजन अमाउंट है वो भी कम देना है। और डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 का स्प्रे भी कर सकते हैं। कितना? 0.2%। मेजर इंसेक्ट की बात करें वीट में तो फर्स्ट इंसेक्ट है वीट एफिड। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? मैक्रोसिफर्म मिस्केंथी। क्लाइमिंग जो कटवर्म होता है जिसको आर्मी वर्म भी बोला जाता है, उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? माइथेमा सेपरेटा। गुजिया वीविल, टेनिमेकस इंडिकस और टर्माइट्स, ये तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखाती हैं अपना। ये पूरे प्लांट को खा जाती हैं, नष्ट कर देती हैं सबको। इसका साइंटिफिक नेम होता है ओडोंटोटर्मस ओबेसस। हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए? जब दाने में 20 से 25% मॉइस्चर रह जाए। और इसको हार्वेस्टिंग के 2-3 दिन बाद 2 से 3 दिन तक सुखा लेना चाहिए। यील्ड कितनी होती है? जो इरिगेटेड एरिया होते हैं उनमें 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल जाता है। नॉन इरिगेटेड एरिया से हमें 15 से 20 क्विंटल उपज मिल जाती है। रेनफेड कंडीशन से 20 से 25 क्विंटल। ग्रेन की बात करें तो 40 से 50 क्विंटल नॉर्मल रेट। और जो स्ट्रॉ है वो हमें 80 से 90 क्विंटल मिल जाता है। जो इंडिया में एवरेज यील्ड है वो इंडिया में कितनी है? 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। यहाँ गेहूं की क्रॉप कंप्लीट होती है। ये पूरा गेहूं की क्रॉप के बारे में था।